नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन करना है। तो आज का आखिरी ट्रेड करने से पहले आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए 1800-209-7890। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। दुनिया भर के बाजारों को बैंक ऑफ जापान के बूस्टर डोज का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे एशियन और फिर यूरोपियन मार्केट भी ऊपर है और अमेरिकन मार्केट भी आज तेजी में खुलने वाले हैं। बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरें नेगेटिव कर दी हैं, जी हां, -0.1%, और उसका असर है दुनिया भर के बाजारों पे। भारतीय बाजार भी उसी तेजी के साथ चलते हुए और सीरीज की शुरुआत काफी हल्की पोजीशंस के साथ भी हो रही है। काफी ज्यादा पोजीशनें कट गई या एक्सपायर हो गई, इस वजह से भी फायदा मिलता हुआ आज नजर आया है और ऐसे मार्केट में तेजी जबरदस्त हो रही है। ऑयल, मेटल, फार्मा, ये कुछ एक खास सेक्टर्स हैं जो बाजार को मजबूती दिला रहे हैं, लेकिन पीएसयू बैंकिंग ये एक सेगमेंट है जो अब भी दबाव में बना हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी में हमने रिकवरी आते हुए देखी है, लेकिन पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए या पीएसयू बैंक्स देखिए इन जनरल, तो वो भी नुकसान में दिखाई देंगे आपको। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल बाजार अब भी बेहतरीन मजबूती के साथ, और ऐसे में आपके टेक्निकल सौदों पर राय देने के लिए हमारे साथ इस वक्त एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान है और साथ ही प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये बताएं सबसे पहले किरण की किस तरह की रणनीति निफ्टी पर रखनी चाहिए? क्या 7500 के ऊपर माना जाए कि एक बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है, उस लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी पर? बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मैं पिछले 2-3 दिनों से बोल रहा था कि नीचे से अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है और ऊपर जाने की उम्मीद है। हालांकि कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 7500 के टारगेट्स छूने के लिए, कल नहीं आए तो आज बिल्कुल आते नजर आए। और मेरा ये मानना है कि अभी छोटे रेजिस्टेंस करीबन 7560 के करीब है। एक बार वो निकल जाए तो इजीली हम 7670 तक अगले हफ्ते जाते हुए नजर आएंगे। तो अंडर करंट स्ट्रांग है, लॉन्ग पोजीशंस ही बना के चलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि अब नई तेजी 7560 के ऊपर ही करें? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अंडर करंट स्ट्रांग है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस 7560 पे है, वो निकल जाने की पूरी उम्मीद है। वो कल ही निकल जाएगा, मंडे को ही निकल जाएगा और उसके बाद 7650 ये अगला पड़ाव रहेगा टारगेट की ओर से। मेरा ये मानना है कि ये जो रैली है प्री बजट रैली है और मेरे ख्याल से हम वापस एक बार 7800 7850 के ऊपर जाते हुए इस रैली में देखेंगे। ओके, तो ये राय निफ्टी पर, लेकिन हमारे दर्शकों से बात करेंगे और पूछते हैं कि वो क्या इस वक्त जानना चाहते हैं। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त और वो है करनाल से प्रवीण अरोड़ा साहब। प्रवीण जी नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। चलिए, प्रवीण जी तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन राजकोट चलेंगे। हमारे साथ जतिन है इस वक्त फोन लाइन पर। जतिन जी, क्या है आपका सवाल? सर, एक कास्टेक लिया था। ओके, अभी 18 में लिया था, अभी 12 में लिया, अभी 11 हो गया, क्या करूँ? कास्टेक है और सन फार्मा है। सन फार्मा क्या भाव में लिया है? हेलो, सन फार्मा क्या भाव में लिया है आपने? वो तो करंट मार्केट से सुबह में लिया है। आज सुबह लिया? वो फ्यूचर में? नहीं, केस में लिया। केस में लिया है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है या खाली ट्रेडिंग करनी है? दोनों में ट्रेडिंग करने के लिए हो तो कास्टेक टेक्नोलॉजी हो तो मैंने इन्वेस्ट के लिए लिया है। तो कास्टेक ही क्यों ले रहे हैं आप हर भाव में, क्या वजह है? एवरेज के लिए लिया है कास्टेक को। चलिए पूछते हैं यहाँ पर। ये स्टॉक तो काफी पिटा हुआ है और लगातार नीचे ही जा रहा है, लेकिन फिर भी पूछ लेते। समित, ये बताएं, कास्टेक टेक्नोलॉजी 11 रुपए के आसपास की इनकी एवरेज है, लगातार ये खरीदे जा रहे हैं। क्या इनका डिसीजन सही है या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए अनिल जी, मेरे ख्याल से ये एवरेज करने के लिए बाय करते जा रहे हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेटेजी इनको रुकानी ही चाहिए। ये स्टॉक में फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई भी अपसाइड लेवल्स दिख नहीं रहे, तो कुछ भी इनको एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरे ख्याल से उसमें से एग्जिट करना चाहिए। कास्टिक्स में मैं ज्यादा देर होल्ड करने की उनको सलाह नहीं दूंगा और वो एवरेज तो डेफिनेटली स्टॉप करना चाहिए उनको। बिल्कुल जतिन भाई, देखिए कास्टेक्स हमारे एक्सपर्ट को तो पसंद नहीं है, इनफैक्ट हमें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनिल जी ने आपसे 2 बार पूछा। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो और भरोसा हो तो बात और है, लेकिन बेहतर होगा कि आप थोड़ा अच्छा स्टॉक खरीदिए, ऐसा लीजिए जहाँ पे आप गलत पड़ने की संभावना कम हो। यहाँ तो अगर 11 रुपए भी नहीं बचे आपके तो क्या होगा पता नहीं। सही बात, मुनाफा आए या ना आए। नीतू हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ रही है। नीतू जी बताइए।
अनिल जी मेरे पास सवाल है इंडिगो। मैंने ना इंडिगो लिए थे 1120 रुपए में, लेकिन वो नतीजे अच्छे आए शानदार, इसलिए लिए थे। लेकिन वो इतनी तेजी से स्टॉक टूट गया कि पता ही नहीं चला। मतलब तो अब वो क्या करना चाहिए, मतलब एवरेज कहाँ करें कहाँ नहीं करें। एक बात मेरा फोन ना काटिएगा, एक मैक्स इंडिया लिया था हमने, मैक्स इंडिया 530 रुपए, ये ना कुछ डिवाइड हो गया है। प्लीज जरा उसके बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मतलब किसको रखें किसको निकाल दें। ओके, दरअसल नीतू जी जो है हमारी बहुत ही रेगुलर ग्राहक हैं, हम कह सकते हैं। अक्सर हमसे बात करती हैं अनिल जी, और बहुत ही रेगुलर और अग्रेसिव ट्रेडर हैं ये। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैक्स इंडिया जो आप कह रहे हैं 530 में खरीदा है, देखिए मैक्स इंडिया का तो हो चुका है डी मर्जर, और अभी जो शेयर है उसमें सिर्फ इंश्योरेंस वाला कारोबार है, तो बाकी का जो कारोबार अलग हुआ है उसके शेयर आपको मिलेंगे। तो आप ये मत समझ के चलिए कि आपको नुकसान हो गया मैक्स इंडिया में। इनफैक्ट 530 की अगर आपकी बाइंग प्राइस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो वैल्यूएशन गिना जा रहा था पूरी कंपनी का 600 के आसपास गिना जा रहा था। तो बाकी के शेयर जब आपको मिलेंगे तो मोटा मोटी आपके भाव के ऊपर आपकी टोटल प्राइस हो जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत तो मैक्स इंडिया में है नहीं। लेकिन दूसरा जो आप ये कह रही 1120 में इंटरग्लोब इंडिगो आपने लिया हुआ है, अब उस पर एक राय ले जाए। वैसे आप कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे, नतीजे वैसे खराब थे एक्चुअली, शायद इसी वजह से स्टॉक में तेज मार पड़ी। क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो उन्होंने Q2 के नतीजे पेश किए उससे शॉक लगा। Q3 तो फिर भी ठीक ठाक था, पुराने नतीजे भी आएंगे क्वार्टर के, ये अंदाजा शायद बाजार को नहीं था, इसलिए एक शॉक और बहुत ज्यादा तेजी इसने दिखा भी दी थी। पर अब ये फिर से वहीं पहुंच रहा है जहां पे ये इशू के बाद था, हम कह सकते हैं। तो आपको इशू प्राइस से बहुत कम प्रीमियम पे मिल रहा है, नहीं तो हमने तो 2-3 महीने में ही बहुत अच्छी तेजी देख ली। अब इस लेवल पर जाकर के क्या फिर मौका बनता है? हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो चूंकि टेक्निकली मार्केट को देखते हैं और ये हाल का इशू है, इसलिए शायद वो कोई राय चार्ट देख करके तो नहीं देना चाहेंगे। मेरे ख्याल से इन्हें हमें दोबारा एक बार फ़ोन करना होगा ऐसे शो में जब हमारे यहाँ कोई फंडामेंटल एनालिस्ट हो। फिर भी एक बार देखिए कोशिश करते हैं, पूछते हैं किरण या समित, आप दोनों से कोई चार्ट्स पर बता सकता है क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए क्या इंटरग्लोब इंडिगो? हाँ अनिल जी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि एक लिस्टिंग लो था, जब लिस्टिंग हुआ था उसका लो करीबन 880 था, और उसके बाद जो रैली आ गई, इंथुजियाज्म आ गया, पेसिमिज्म बिल्कुल नहीं था एविएशन स्टोरी में, और बहुत अच्छा मूव दे दिया। इसमें सारे जो एविएशन सेक्टर में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था वो भी एविएशन सेक्टर में आने चालू कर दिया, और उसके वजह से कॉमन इन्वेस्टर इसमें बहुत आ गए। करीबन उनके एवरेज प्राइस देखे तो 1200 के ऊपर के लेवल्स है। मेरा ये मानना है कि लिस्टिंग लो जो प्राइस है 880, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मंदी का संकेत देता है, ये हमारा तजुर्बा कहता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक इस स्टॉक से बाहर ही रखना अच्छा है, क्योंकि हर राइज में आपको बिकवाली ही देखी जाएगी। तो एक बार आप निकलिए और इंतजार कीजिए, ये बेहतर होगा। शायद आपको और नीचे कवर करने का मौका मिले, या किसी और स्टॉक में आप अपने नुकसान की भरपाई कर पाएं, क्योंकि अब तक ये बहुत ही अहम बात बता रहे हैं इस वक्त किरण, जो आप आसानी से समझ सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का सबसे लोअर प्राइस आज यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये एक संकेत अपने आप में दे रहा है कि अब तक इतनी बिकवाली कभी नहीं हुई थी जो आज हो रही है। तो ऐसे में आप इस मोमेंटम के सामने क्यों खड़े रहना चाहेंगे? आपको निकलना चाहिए और फिर इंतज़ार कीजिए, जब रिवर्सल के संकेत फिर से आए तो तब आप इसमें एंट्री ले सकती हैं। अगला सवाल लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बोर्ड रूम नतीजों का मौसम चल रहा है और ज्योति लैब के बोर्ड रूम का मौका है। ज्योति लैब के नतीजों पे नजर डालते हैं। 48% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बहुत ही अच्छे नतीजे इस लिहाज से कहे जाएंगे। साल दर साल आमदनी में 7% की बढ़ोतरी हुई है कुल मिलाकर। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी उल्लास कामत जुड़ रहे हैं। कामत साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो 7% आप टॉप लाइन या आय में ग्रोथ दिखा रहे हैं, इसमें वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है? थैंक यू सर। वॉल्यूम ये क्वार्टर में हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 9% है और वैल्यू वाइज 7.9% है एक क्वार्टर के लिए, और प्रॉफिट 47% ऊपर गया है 38.99 करोड़ में। तो आप अपने प्रोडक्ट इस वक्त डिस्काउंट पे दे रहे हैं या रियलाइजेशन कम हो गए आपके? नहीं, थोड़ा बहुत हम कंज्यूमर ऑफर से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, रिटेल प्राइस कम नहीं किया, मगर थोड़ा बहुत रूरल मार्केटिंग में हमने थोड़ा 5% 8% ज़्यादा प्रोडक्ट दिया है। सो वो हिसाब से वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है और वैल्यू रियलाइजेशन पर यूनिट कम दिख रहा है सर।
ऐसा कंज्यूमर ऑफर का इफेक्ट है, प्रमोशन का असर। चलिए, वॉल्यूम्स तो अच्छे हैं लेकिन मार्जिन्स में बड़ी सरप्राइज नजर आ रही है। हमें लग रहा है कि जो मार्जिन्स आपने इम्प्रूव करके दिखाए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब ये बताएं सर कि ये जो 13.25% के आसपास के मार्जिन्स है, आप आगे भी मेंटेन कर पाएंगे, ये सुधार होगा या कमी होगी, क्या अनुमान है? हमारा 9 मंथ्स का एबिटा मार्जिन देख लिया तो 14.8% है और मार्च क्वार्टर तक हम 15.2 तक जा सकता है। और अभी मोर और लेस पूरा रॉ मटेरियल प्राइस, पूरा इनपुट कॉस्ट पर स्टेबलाइज हुआ है और ये प्रॉफिटेबिलिटी हम मेंटेन कर सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ 9% और एबिटा मार्जिन अराउंड 15.2% हम मेंटेन कर सकता है आने वाला क्वार्टर्स में से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मार्जिन्स बरकरार रहेंगी। क्या आपके कुछ खास प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है? अगर आप हमें बता पाएं कहाँ पे कितना बेनिफिट मिला है? हमारा मॉस्किटो रेपेलेंट बिजनेस बहुत अच्छा हुआ है लास्ट क्वार्टर में और आने वाला क्वार्टर में भी मॉस्किटो रेपेलेंट ग्रोथ बहुत अच्छा। मेरा सवाल ये था कि आपके इनपुट्स में क्या आपको कहीं कोई बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है? इनपुट के कॉस्ट काफी कम हुए हैं। इनपुट का कॉस्ट 2.5% ग्रॉस मार्जिन हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये प्रॉफिटेबिलिटी उसका रिफ्लेक्शन है। प्रॉफिटेबिलिटी का इम्प्रूव हुआ है और ईसॉप चार्जेस पूरा हमने लास्ट ईयर में राइट ऑफ किया था, ये साल में ईसॉप का एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ है दोनों मिला के। और इंटरेस्ट कॉस्ट भी इस साल में इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा नहीं है और उसके लिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है। ओके, लेकिन ग्रॉस लेवल पर 2.5% की बढ़ोतरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कामत। तो ज्योति लैब की स्टोरी इस वक्त हमें ऐसी नज़र आ रही है कि इनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम हुए, काफ़ी सेविंग हो रही थी, इसलिए कंपनी ने प्रमोशनल ऑफर दिए हैं ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके। हालांकि फिर भी 7% की ग्रोथ आई है, पर वॉल्यूम करीब 9% से बढ़े हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे इस वक्त इस सेक्टर के अंदर। और आपको इसका फ़ायदा प्रॉफिट में नज़र आ रहा है, भले ही टॉप लाइन में नज़र ना आ रहा हो। तो बाजार ने भी यही पढ़ा है, सेल्स नहीं बढ़ी, इससे परेशान नहीं हुए, मुनाफा बढ़ा, मार्जिन बढ़ी, ये बाजार को पसंद आया है और 3.5% ऊपर इसी वजह से ज्योति लैब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। किरण, क्या कॉल देंगे आप? ज्योति लैब्स में एक मूव है, बिल्कुल है, और इसमें एक मेरे ख्याल से नेक्स्ट रेजिस्टेंस 315 के लेवल है। अंडर करंट तो इस स्टॉक में है। जो करेक्शन आया है वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन है जो कि हेल्दी है। और अगर हम पिछले 1.5 साल का चार्ट भी देखते हैं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन ही है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगला रेजिस्टेंस जो मैंने कहा 315 320, ये पहले टारगेट्स मान के चलने चाहिए, पर इसके ऊपर भी जाने की संभावना बन जाती है स्टॉक में। ओके, तो ये राय है इस वक्त ज्योति लैब पर। इस बीच आईआरबी इंफ्रा के भी नतीजे आए हैं। एक बार स्टॉक प्राइस आपके सामने रखते हैं कि किस तरह का रुझान आईआरबी इंफ्रा के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 5% की बेहतरीन बढ़त ही यहाँ पर नतीजों के बाद स्टॉक में होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं मुनाफा 133 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़, शानदार बढ़त है मुनाफे में आईआरबी इंफ्रा में। और आय में भी काफ़ी बेहतरीन बढ़त, तो 964 करोड़ से 1333 करोड़। काफ़ी लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है प्रदीप कि किसी इंफ्रा कंपनी ने, रोड कंपनी ने इतने शानदार नतीजे पेश किए। बिल्कुल, और इस नतीजे का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं 4.5-5% ऊपर अभी ये स्टॉक आ चुका है। मैनेजमेंट हमारे साथ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 50% ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पर पिछले 10 दिन के औसत के मुकाबले, तो वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। इस पर राय लेंगे अपने एक्सपर्ट्स की भी, लेकिन पहले एक ब्रेक। बाजार पे नजर डालिए। 7,533, 108 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 316 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स। तेजी जबरदस्त देखने को मिल रही है सीरीज के पहले दिन। मिड कैप इंडेक्स भी 115 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी 15,500 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट ब्रेथ 3 में से 2 स्टॉक्स ऊपर हैं और अब तक 1,70,000 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। सीरीज का पहला दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, उस हिसाब से वॉल्यूम अच्छे हैं। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं, सैयद मुंबई से। सैयद बताइए। सैयद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है इनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, या कहीं हम नाम कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं सैयद? नहीं, चलिए फिर से अपने अगले दर्शक से बात करने की तब तक हम कोशिश करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त मार्केट का रुख जिस तरह से लगातार मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे
जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जिन्होंने मार्केट को खींचा है उनमें मारुति शामिल है, जिसकी वजह से दरअसल हम दबाव देख रहे हैं। माफ़ कीजिए, करीब 2 गुने वॉल्यूम यहाँ पर हो चुके हैं। और ICICI बैंक जिसकी वजह से दबाव देख रहे हैं। जो मदद करने वाले स्टॉक्स हैं इस वक्त ONGC होगा, डॉक्टर रेड्डीज होगा और कोटक महिंद्रा बैंक। इन सभी इंडेक्स स्टॉक्स में औसत से करीब 30 से 40% ज़्यादा वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं। अगर आप वेदांता देखें, इसमें औसत से 55% ज़्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। और अगर आप यस बैंक देखें, हालांकि इसका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 4 गुना वॉल्यूम यहाँ पर हो चुके हैं यस बैंक में। तो जिस तरह से हम ICICI का रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा परेशान थे कि यस बैंक के नतीजे कैसे आएंगे, वो काफ़ी शानदार दरअसल दिखाई दे रहा है और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो शायद मंदी के खिलाड़ी यहाँ पर अटकते हुए नजर आए हों और इस वजह से यहाँ और ज्यादा तेजी बन रही है। सैयद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ जी, बताइए क्या है आपका सवाल। आज मैंने 235 में बाय किया ICICI। ओके, 235 में, तो क्या करना चाहिए इसको? ICICI बैंक आपने कैश में लिया है या फ्यूचर्स में लिया? फ्यूचर, ये भी फ्यूचर है, SBI भी फ्यूचर है। SBI आपने किस भाव पे लिया? SBI मैंने लिया था 185 में। ओके, तो दोनों में ही आपको नुकसान है, SBI और ICICI। 2 फ्यूचर्स। किरण, क्या कॉल देंगे आप? ये लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे या निकले? SBI में मुझे शक है कि इमीडिएटली अच्छा मूव देगा या नहीं, क्योंकि हम अच्छे चार्ट पैटर्न्स नहीं है। हालांकि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट्स काट लेने चाहिए और नो पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं रखना चाहिए। ICICI बैंक का चार्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज पैनिक से जब मार्केट ICICI बैंक खुला तो 10 दिन पहले का जो बॉटम था उसी के बॉटम के करीब खुला और आज अच्छा मोमेंटम हम निचले स्तरों से देख रहे हैं, जो कि शॉर्ट कवरिंग की वजह भी हो सकती है। पर मेरा मानना है कि अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है। ICICI बैंक में आज 11% ओपन इंटरेस्ट चेंज है, तो मेरे ख्याल से इधर से और भी ऊपर जाना चाहिए और आपको इजीली 240 के रेट अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। 240 पे आपको रिव्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। अगर ये निकल जाता है तो ट्रेंड भी चेंज होता नजर आएगा, हायर टॉप हायर बॉटम करता नजर आएंगे और फिर 250 255 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो जो ट्रेड आपने अभी ले लिया है, लॉन्ग पोजीशन ले लिया है, तो मेरा मानना है कि 224 का स्टॉप लॉस लेके अभी ट्रेल करते नजर आने चाहिए। और इस बीच NTPC के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। 2493 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा NTPC का आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। तो NTPC के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर तो करीब 500-550 करोड़ की गिरावट है। हालांकि हमारा अनुमान था कि मुनाफा कुछ कमजोर आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल 3074 करोड़ के मुकाबले 2493 करोड़ ये मुनाफा आता हुआ नजर आ रहा है। रिएक्शन मार्केट का अगर आप इस वक्त देखें तो हमने एक तेज गिरावट आते हुए देखी इस स्टॉक में। बिल्कुल, तो हमारा अंदाजा था मुनाफे के आंकड़े का 2304 करोड़ का। उससे तो बेहतर है, उससे तो मुनाफे का आंकड़ा बेहतर दिख रहा है प्रदीप, लेकिन देखना होगा बाकी लेवल पर किस तरह की सिचुएशन रहती है, क्योंकि 19,000 करोड़ के ऊपर की हम टॉप लाइन की उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA 4,608 करोड़ का हो सकता है। मार्जिन 24%। ये मैं आपके सामने आंकड़े फटाफट इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे। 17,413 करोड़ आय का आंकड़ा, जो कि हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है। 17,413, हमारी उम्मीद है कि 19,055 करोड़ के आसपास का। तो पहली बात तो आय के आंकड़े में थोड़ी मिस दिख रही है, गिरावट दिख रही है, उम्मीद से कमजोरी दिख रही है। और मुनाफे का आंकड़ा हमारा 2300 करोड़ का अंदाजा था, उससे तो 200 करोड़ लगभग बेहतर आया। लेकिन मार्जिन भी देखेंगे किस तरह के रहते हैं, क्या 24% के आसपास के मार्जिन रहते हैं या फिर मार्जिन में कुछ किसी तरह का बदलाव होता है, तो वो एक और बड़ा आंकड़ा है जिस पर नज़र होगी। और ऑपरेटिंग लेवल पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही, 4,608 करोड़ का यहाँ पर। इस बीच इससे पहले कि हम सारे बाकी के नतीजे आपको बताएं, वो नतीजे बताएं उससे पहले एक फटाफट चेक ले लेते हैं। समित, ये बताइए चार्ट पर क्या लेवल्स अहम है अब NTPC के लिए रिजल्ट्स के लिहाज से? देखिए 148, 149 का एक मेजर रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, जो लास्ट मंथ इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम हमने वीकली चार्ट्स पे देखा था, वो कंटिन्यूशन हम देखेंगे। ये केस में आप 158, 160 के लेवल देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से 148 का लेवल क्रॉस होना काफी इंपॉर्टेंट होगा NTPC के लिए। ओके, और इस बीच अगर आप देखें तो NTPC के नतीजों से निराशा इसलिए कि 485 करोड़ का डेफर्ड टैक्स राइट बैक किया गया है।
और उस वजह से मुनाफा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। तो 200 करोड़ की जो अदरवाइज मुनाफा उम्मीद से लेवल पे थोड़ा सा मिस है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मिस है। 60 करोड़ मेरे ख्याल से हमारे अनुमान से कमज़ोर दिखा है। अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पे देख पाए 485 करोड़ का डेफर्ड टैक्स है यहाँ पर, अब करीब 65 या 60 करोड़ के मुकाबले में। तो डेफर्ड टैक्स 4624 करोड़, तो ऑपरेटिंग लेवल पर तो प्रॉफिट 4608 का अनुमान था। तो इसका मतलब ये है कि नंबर्स खराब नहीं है, नंबर खराब नहीं है। एक्चुअली मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन जो दिखा रहा है, नीजक रिएक्शन है। हालांकि आपको गिरावट दिख रही है, लेकिन हमारा तो अनुमान था, शायद सभी को ये जानकारी ना हो कि इतना कमजोर नतीजा आएगा। राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या कहते हैं आप? देखिए, नंबर तो उम्मीद से बेहतर का है, ये कहूंगा मैं। जैसे तरह मार्जिन वगैरह भी देखें तो बेहतर आए हैं। जो दिक्कत सामने आई है, जो बाजार को एक झटका सा लगा है, वो डेफर्ड टैक्स की एंट्री की वजह से लगा है, जो कि 485 करोड़ के आसपास खड़ी है। बट बावजूद इतने खराब वातावरण के अगर कंपनी ने 2493 करोड़ का बॉटम लाइन रिपोर्ट किया है, जो कि अनुमान 2300, 2250, 2300 के रेंज पे था, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर नतीजे हैं। 140 के आसपास की रेंज में एक अच्छी बाय बनती है। नतीजे उतने खराब नहीं है जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है। ठीक बात है। तो चलिए, नतीजे उतने बुरे नहीं जितने शायद आपको दिख रहे हों। उम्मीद से बेहतर या उम्मीद के मुताबिक तो कम से कम कहे जा सकते हैं, तो लेना चाहिए। राजेश बताएं। जी बिल्कुल, अगर आपका नजरिया 6 महीने से साल भर का है तो बिल्कुल 140 के आसपास बाइंग करनी चाहिए। बाजार जब ये सिंक करेगा इस नतीजे को और ठीक से एनालाइज होकर सोमवार को खोलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर का लेवल दिखे, बट थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखें। एक तो कंपनी भी बहुत उम्दा है, दूसरी नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं, उम्मीद से बेहतर आए हैं, तो बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी। डेफर्ड टैक्स तो एक एंट्री है, तो इसको लेकर के ऑपरेटिंग कारोबार का अंदाजा नहीं लगता। ऑपरेटिंग लेवल पर आप देखिए तो कुल मिलाकर अनुमान के मुताबिक दिख रहे हैं। हालांकि टॉप लाइन पे भी एक मिस है, 19,000 करोड़ के मुकाबले 17,000 करोड़ जो आप आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में वो एडजस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ओवरऑल बाजार का रिएक्शन इसी वजह से कमजोर की ऑपरेटिंग लेवल पे उतना कॉन्फिडेंस शायद ये नहीं जगा रहा है जैसे कि बाजार को उम्मीद थी, और इसलिए स्टॉक थोड़ा कमजोर है, ज़्यादा नहीं लेकिन 1.5% के आसपास का ही नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। खैर, वक्त हो चुका है हमारे लिए एक आपसे इजाज़त लेने का। राजेश, शुक्रिया आपका, और समित आपका भी शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटेंगे आखिरी सौदा के साथ।